हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नजीबा इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 17 बी तक सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा दिए, साथ साथ सबके मैंने वीडियोस भी अपलोड कर दिए हैं। आज से हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के क्वेश्चंस करने हैं। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट दिखा दूं, इसका फॉर्मेट कैसे बनता है एंड कौन कौन से आइटम्स की इसमें एंट्री होती है ये भी मैं बता दूं। तो देखिए, जैसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में फॉर्मेट बनाते थे, इसमें भी वैसे ही फॉर्मेट बनता है। बट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना होता था। उसके बाद हम नॉन कैश आइटम्स का एडजस्टमेंट करते थे। उसके बाद करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट करना होता था, तब जाके आता था हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज काफी इजी होता है। Investing activities includes the purchase and sale of long-term assets, that is plant and machinery, land and building, etc. जब कंपनी फिक्स्ड एसेट परचेज एंड सेल करती है तो उनसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होते हैं वो सब आ जाती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ओके, तो देखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले एंट्री होती है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट की या फिर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट की। ओके, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। स्टूडेंट्स, जब कंपनी फिक्स्ड एसेट सेल करती है तो बदले में कंपनी क्या रिसीव करती है? कैश रिसीव करती है ना, इनफ्लो होता है कंपनी का। तो इनफ्लोज को हम ऐड करते हैं, इसीलिए सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट को हम ऐड करते हैं। ओके, इसका बैलेंस पॉजिटिव होता है। बट जब कंपनी फिक्स्ड एसेट परचेज करती है तो बदले में कंपनी कैश पेमेंट करती है, आउटफ्लो होता है, इसलिए परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट को हम लेस करते हैं, इसका अमाउंट नेगेटिव में लिखते हैं। ओके, एंड अगर कंपनी ने इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट रिसीव किया तो उसकी भी एंट्री इसमें हो जाती है। क्यों होती है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। एंड ये सारे इनफ्लोज होते हैं तो इसलिए इन्हें भी हम ऐड कर लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड एंड रेंट रिसीव्ड। इन सब की एंट्री हम कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर पॉजिटिव में आंसर आया तो लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड अगर नेगेटिव में आंसर आया तो हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, समझ में आया आपको? अब सुनिए कि इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव एंड रेंट रिसीव, इन तीनों की एंट्री इसमें क्यों होती है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, जब कंपनी फिक्स्ड एसेट परचेज करती है तो उनसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो आ जाती है इसमें। तो अगर कंपनी शेयर परचेज करेगी, शेयर अगर कंपनी परचेज करेगी तो बदले में कंपनी को उस पे क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा ना। अगर हम किसी और कंपनी का शेयर परचेज करेंगे तो वहां से हम डिविडेंड रिसीव करेंगे ना। तो परचेज ऑफ शेयर आ जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। परचेज ऑफ शेयर मतलब कंपनी ने फिक्स्ड एसेट परचेज किया, कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, उसके बदले में कंपनी डिविडेंड रिसीव कर रही है, इसीलिए डिविडेंड रिसीव की एंट्री इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में होती है। ओके, अगर कंपनी ने किसी और कंपनी का डिबेंचर परचेज किया, मतलब कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है, उसके बदले में कंपनी इंटरेस्ट रिसीव कर रही है, इसलिए इंटरेस्ट रिसीव भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाता है। और रेंट रिसीव, मान लेते हैं कंपनी ने एक जमीन खरीदा, उस पर कंपनी ने एक बिल्डिंग बनाया, तो ये सब इन्वेस्टमेंट में आ रहा है ना। फिक्स्ड एसेट परचेज किया कंपनी ने, लैंड फिक्स्ड एसेट में आता है, कंपनी ने लैंड परचेज किया, उस पे बिल्डिंग बनाया एंड उस बिल्डिंग को कंपनी ने रेंट पे दे दिया। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया, एसेट बनाया, फिर कंपनी ने उस बिल्डिंग को रेंट पे दे दिया, उससे कंपनी रेंट रिसीव कर रही है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हो जाएगा। तो इसलिए रेंट रिसीव भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाता है। ओके, स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड की एंट्री इन्वेस्टिंग में क्यों होती है एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड की एंट्री इन्वेस्टिंग में क्यों नहीं होती है। ओके, तो
तो ये वाला पॉइंट मैंने पीछे के वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे भी कर रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। ये तो आपको पता चल गया ना इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव की एंट्री इसमें क्यों होती है। अब ये सुन लीजिए कि पेमेंट की एंट्री क्यों नहीं होती है। कंपनी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पे कब करती है, किसे करती है? तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है, इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये दोनों आ जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। मैंने आपको बता रखा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होता है। इश्यू ऑफ शेयर्स एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाता है, तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड इन्हीं से रिलेटेड एक्टिविटी है, इसलिए ये भी आ जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। जब कंपनी शेयर्स को इशू करेगी, डिबेंचर्स को इशू करेगी, तो अपने शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट एंड डिविडेंड भी पे करेगी। तो ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, इसलिए इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड की एंट्री फाइनेंसिंग में करते हैं एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव की एंट्री इन्वेस्टिंग में करते हैं। ओके, परचेज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर इन्वेस्टिंग में आ जाता है। इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो सॉरी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखना आप लोग, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझसे जितना हो सका उतना मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हम करते हैं। इसमें देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इसमें हमें कैलकुलेट करना है। लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया गया है, मशीनरी को खरीदा भी गया एंड बेचा भी गया है। इन्वेस्टमेंट परचेज भी हुआ है, सेल भी हुआ है। पेटेंट्स को सिर्फ बेचा गया है। ओके, डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट 10,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट 8,000, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव किया गया है एंड डिविडेंड पे किया गया है। इन सारे आइटम्स की एंट्री हमें इन्वेस्टिंग में करनी है। जिसकी नहीं करनी है उसकी क्यों नहीं करनी है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो देखिए सबसे पहले इसमें लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है ना, एंड इसे परचेज किया गया है। लैंड एंड बिल्डिंग आउटफ्लो हुआ है, आउटफ्लो को हम लेस करते हैं तो ब्रैकेट में लिख देंगे 5 लाख। उसके बाद मशीनरी 3,40,000 का परचेज किया गया है, आउटफ्लो हुआ है। बदले में कंपनी ने कैश पेमेंट किया होगा। इन्वेस्टमेंट 4,10,000 का परचेज किया गया है, आउटफ्लो हुआ है। इसे भी हम लेस करेंगे। पहले हम परचेज को लेस कर लेते हैं, उसके बाद सेल्स वाले को हम ऐड कर लेंगे। तो 5 लाख माइनस 5 लाख माइनस 3,40,000 माइनस 4,10,000, इसे कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा माइनस 12,50,000। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, कंपनी ने मशीन बेचा भी है, मशीनरी 4,40,000 का। बदले में कंपनी ने कैश रिसीव किया, इनफ्लो हुआ। इन्वेस्टमेंट्स पेटेंट्स 60,000, ये सारा कंपनी ने सेल किया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेल में हो गया। समझ में आया आपको? सेल को हम ऐड करते हैं, इनफ्लो हुआ है कंपनी का, इसलिए इन तीनों को हम ऐड करेंगे। 4,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 60,000, ये हो जाएगा 6,60,000। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, कंपनी ने डिविडेंड एंड इंटरेस्ट भी रिसीव किया है, तो उसकी भी एंट्री कर लेंगे। डिविडेंड 10,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड रिसीव्ड 8,000, इनफ्लो हुआ है, ऐड करेंगे 18,000, ये हो गया। डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000, डिविडेंड पे किया है कंपनी ने, मतलब कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किया होगा तभी कंपनी ने डिविडेंड पे किया है। तो इशू ऑफ शेयर्स
फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, इसलिए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चला जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इसकी एंट्री नहीं होगी। ओके, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सिर्फ इन्हीं आइटम्स की एंट्री होगी। देखिए टोटल कर लेंगे, -12,50,000 प्लस 6,60,000 प्लस 18,000, ये हो जाएगा 5,72,000। नेगेटिव बैलेंस होगा, ब्रैकेट में हो जाएगा, आगे हो जाएगा यहाँ पे कैश used in investing activities। क्वेश्चन नंबर 18 हमने कंप्लीट कर लिया। आंसर चेक करिए, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 5,72,000। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। So if you like my video, then please like and comment and do subscribe my channel. Thanks for watching.